जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का हमारे भूगोल पृथ्वी हमारा आवास अध्याय नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 का अध्याय 1 से 4 तक जाना था, जिसमें पृथ्वी के बारे में हम लोग ग्लोब के माध्यम से जान पाते हैं। साथ ही अगर पृथ्वी के किसी क्षेत्र विशेष जैसे राज्य, देश, जिला या गांव आदि के बारे में जानना हो तो इसके लिए हमें मानचित्र का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे हम लोग विस्तार रूप से जानकारियां ले सकते हैं। इस प्रकार आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर इन अध्यायों को देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको आई कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब इस अध्याय में शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। मतलब पृथ्वी पे जो मंडल हैं, जैसे हम कह सकते हैं जमीन है, जल है और ये चारों ओर जो हवा बहता है, इन चीजों के बारे में हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। इसी को परिमंडल कहा जा रहा है। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। मतलब हम लोगों ने अध्याय 1 में ही जाना था कि पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन जीने वाली हवा, जमीन और जल, ये तीनों चीज पाए जाते हैं। इसलिए पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। मतलब बता रहा है कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे स्थल मंडल कहते हैं या भूमंडल कहते हैं, और जो इसके पृथ्वी के चारों ओर हवा है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। इसमें बहुत सारे गैस पाए जाते हैं वायुमंडल में, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें। उसके बाद तीसरा जलमंडल के बारे में बता रहा है। यह जलमंडल हमारे पास तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे ठोस अवस्था में बर्फ पाया जाता है, द्रव अवस्था में जल है और गैसीय अवस्था में जलवाष्प है। इस प्रकार ये पृथ्वी पर तीनों चीजें पाए जाते हैं। आगे जानते हैं जीवमंडल। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। मतलब जीवमंडल के बारे में कह सकते हैं कि जहां पे जल भी हो, हवा भी हो और स्थल भी हो यानी जमीन भी हो, इन तीनों चीजों का जहां मिश्रण है उसी जगह पे जीव बसते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्र को जीवमंडल कहा जाता है। अब विस्तार से एक एक करके जानते हैं भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिससे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वैसा क्षेत्र जो चट्टान या मिट्टी के परत से बना है जिसपे लोग रहते हैं और अपने खाने पीने या जीविका चलाने के लिए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? मतलब बता रहा है कि पृथ्वी अपना जो है उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्थल मंडल और दूसरा जल मंडल। स्थल मंडल को हम लोग महाद्वीप बोलेंगे, जैसे एशिया, अफ्रीका, और जो जलीय भाग है इससे हम लोग महासागरीय बेसिन या महासागर बोल सकते हैं। इसके बारे में हम लोग चित्र 5.1 में भी देखेंगे कि ये पूरा पृथ्वी जैसे गोल है तो एक जगह जुड़ा हुआ है। सारे महासागर या महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि बीच बीच में महाद्वीप है और इसके चारों ओर महासागर फैले हुए हैं। अब जानते हैं शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, हुड्रल का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? मतलब कह सकते हैं लिथास, एटमास और हुडर का बारे में बता रहा है। पत्थर यानी जमीनी भाग, वाष्प यानी हवा और पानी यानी जल, और बायोस यानी जहां जीवन बसता है। अब हम लोग जानते हैं समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। मतलब कह सकते हैं कि समुद्री जल हर जगह समान है, पानी एक लेवल में हर जगह पे रहता है। इसलिए समुद्र के आधार पे जमीन की ऊंचाई मापी जाती है कि कहां जमीन नीचे है और कहां जमीन ऊपर है। इसीलिए समुद्र का जो तल है उसे शून्य माना जाता है और हम लोग इसे
प्रयोग करते हैं समुद्र तल से नीचे और समुद्र तल से ऊपर। अब देखिए चित्र 5.1 विश्व, महाद्वीप एवं महासागर। अभी हमने चित्र 5.1 पीछे पढ़ा था और उसमें जाना था कि पूरा दुनिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि महासागर और महाद्वीप एक ही में है। इसमें महासागर के बीच बीच में कुछ कुछ जमीन के टुकड़े हैं, उन्हें महाद्वीप कहा जाता है। जैसे आप नीले भाग को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो नीला भाग जहां जहां दिख रहा है ये सारे महासागर हैं। महासागर में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर इधर आधा वृत्त को अगर खोल दिया जाए तो ये प्रशांत महासागर फिर से दिखा रहा है। और इसी तरह अगर हम महाद्वीप की बात करें तो इधर आपको उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्र दिख जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियान गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? मतलब बता रहा है, अगर हम देखें कि विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर यानी पहाड़ जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल यहाँ जहां से जीरो हम लोग मानते हैं वहां से 8,848 मतलब कह सकते हैं 9 किलोमीटर के लगभग। और अगर हम गहराई की बात करें समुद्र तल से तो प्रशांत महासागर का मेरियन गर्त जो है वो 11,022 मीटर यानी कह सकते हैं 1 किलोमीटर के अंदर गड्ढा है। अब हम लोग जानते हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को आप देख सकते हैं फिर से। और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मतलब बता रहा है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग जो है वो सबसे अधिक मात्रा में है। दक्षिणी गोलार्ध में कह सकते हैं कि महासागर की मात्रा अधिक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में आप फिर से देख सकते हैं यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया यानी यूरोप जोड़ एशिया कहा जाता है। मतलब बता रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब पृथ्वी को अगर 3 हिस्सा में बांट दिया जाए तो उसका एक हिस्सा अकेले एशिया महादेश के पास है। उसके बाद इस एशिया का स्थिति बता रहा है कि यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और यहीं से कर्क रेखा होकर गुजरती है। साथ ही एशिया को पश्चिम में यूराल पर्वत इसे अलग करता है। मतलब एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत पाया जाता है। इसी के वजह से ये भाग अलग होता है। एशिया अलग महादेश बनाता है और यूरोप अलग महादेश बनाता है। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो इसे यूरेशिया कहा जाता है, यानी यूरोप और एशिया को। अब दूसरा महाद्वीप के बारे में जानते हैं, यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब तीसरा जानते हैं हम लोग, अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। हमने पीछे अध्याय 2 में अक्षांश एवं देशांतर में जाना था कि कर्क रेखा और मकर रेखा विषुवत रेखा के बीच में से ऊपर की ओर कर्क रेखा होता है और नीचे 23.5 डिग्री की तरफ मकर रेखा होता है। साथ ही इसमें बता रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा जो है वो इसी अफ्रीका में स्थित है और सबसे लंबी नदी नील भी इसी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब यहाँ एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेजनिंग नॉर्गे शेरपा
29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसे 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। मतलब कह सकते हैं जिन जिन लोगों ने माउंट एवरेस्ट, जो कि अभी हमने जाना कि लगभग 9 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई है, इस जगह पे जो जो चढ़े हैं इन लोगों के नाम यहाँ पे बता रहा है। इसमें अलग अलग देशों के साथ साथ अपने भारत के भी लोग थे। अब हम लोग जानते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, मतलब तीनों तरफ पानी ही पानी है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। मतलब दक्षिण अमेरिका में विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन बहती है, ऐसा बता रहा है। और उसके बाद बता रहा है, आप चित्र में देख सकते हैं, जो पनामा स्थल संधि उसी का चित्र दे रहा है। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। मतलब देख सकते हैं इधर ऊपर उत्तर अमेरिका है और नीचे की ओर दक्षिण अमेरिका है, और इन दोनों को जो बीच में स्थल संधि लिख रहा है ये जोड़ रहा है। इधर चारों तरफ समुद्र है। और यहाँ जल संधि के बारे में एक बात बता रहा है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो बड़ी बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ भारत में आप देख सकते हैं भारत और श्रीलंका जो है ये जल संधि के रास्ते ही जुड़े हुए हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बता सकते हैं आप। अब इस प्रकार से चित्र 5.2 में आपने स्थल संधि और जल संधि को देखा। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। मतलब इसके साथ कोई सा भी महादेश जुड़ा हुआ नहीं है, ये चारों तरफ से महासागर से ही जुड़ा हुआ है और बीच में ये क्षेत्र पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा भी महाद्वीप कहलाता है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब जानेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। हमने जाना था कि ध्रुवों पे सबसे कम धूप पड़ता है, इसलिए यह शीत प्रदेश है जिसके कारण यहाँ पे हमेशा बर्फों की परत जमी रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, मतलब कोई भी इंसान यहाँ नहीं रह सकता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। मतलब अंटार्कटिक में कोई लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे केवल शोध वगैरह होता है क्योंकि यहाँ बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी रहती है। इस प्रकार से हम लोगों ने स्थल मंडल यानी स्थल मंडल के सभी महाद्वीपों के बारे में जाना। ये 7 थे: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इन सारे क्षेत्रों के बारे में हम लोग जाना कि कहाँ कहाँ जीवन संभव है, कहाँ कहाँ मरुस्थल है, कहाँ लंबी नदियां हैं, यहाँ क्या मुख्य मुख्य बातें हैं। अब हम लोग जानेंगे जलमंडल यानी महासागर के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जलमंडल के बारे में शुरू करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, अगर हम पृथ्वी के सारे जल को एक तरफ कर दें तो 97.5% पर केवल महासागर का जल है और 2.5% पे आलवन जल है। आलवन मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, जिसको हम लोग पीने के लायक प्रयोग में ला सकते हैं। अब आइए जलमंडल को जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। मतलब कह सकते हैं कि जैसे स्थल मंडल में पहाड़, पत्थर, पर्वत, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, उसी प्रकार महासागरों में नदियां, झील, हिम नदियों, भूमिगत जल, इन सारे चीजों से मिलाकर जलमंडल बनता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा होता है कि
मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी का कमी महसूस करते हैं। मतलब बता रहा है कि पूरे जल का 97% भाग खारा है यानी नमकीन है जो समुद्र में पाया जाता है, और बाकी जो जल है वो बर्फ के परतों एवं हिम नदियों में यानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। इसलिए नीला ग्रह होने के बावजूद भी पृथ्वी में पानी की कमी आ जाती है। अब जानेंगे चित्र 5.3 में देख सकते हैं महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार। चित्र 5.3 में दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल पूछ रहा है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में, तो आप बता सकते हैं कि यूरोप का वर्ग ज्यादा है, इसलिए यूरोप क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। अब हम लोग जानते हैं महासागर के बारे में। जैसे हम लोगों ने स्थल मंडल में महाद्वीप के बारे में जाना था, अब जल मंडल में महासागर के बारे में जानेंगे कि स्थल मंडल में जो महाद्वीपों की संख्या होती है वह 7 होती है, उसी प्रकार जल मंडल में महासागर की संख्या 5 होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये महासागर में जो उथल पुथल आता है, जैसे जमीन पे भूकंप आता है, धरती कांपती है, उसी प्रकार महासागर में 3 तरह की गति होती है। एक तरंग, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय धारा। ये कह सकते हैं एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा भी कहा जाता है इन्हें, जो समुद्र द्वारा पैदा होते हैं। और ये समुद्र की 3 गतियां भी हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। चित्र 5.1 में जाकर आप इसे फिर से देख सकते हैं। अब आइए महासागरों के बारे में जानते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियान गर्त यानी गड्ढा कह सकते हैं कि सबसे जो गड्ढा वाला भाग है, अभी हमने पीछे ही जाना था, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को फिर से जाकर आप देख सकते हैं तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। दूसरा जानते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे का उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोतश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। पतन यानी जहां पे समुद्री जहाज रुकते हैं उस जगह के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे व्यापार होता है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब चौथा जानेंगे दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब जानेंगे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के पिछले जल वाले एक संग्रह भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है यानी एशिया और यूरोप से घिरा हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने 5 महासागरों के बारे में जाना कि किसकी क्या स्थिति है। जैसे आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में है यानी कह सकते हैं विषुवत रेखा से सबसे ऊपर की ओर पृथ्वी पर। उसके बाद दक्षिण महासागर जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। उसके बाद हिंद महासागर एशिया से सटा हुआ है और पश्चिम में यह अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस तरह से सारे महासागरों की स्थिति को बता रहा है कि कौन किस जगह पे स्थित है। अब यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं दंतुरित तट रेखा जो आया था अभी अटलांटिक महासागर में, इसी में दंतुरित तट रेखा बता रहा है। मतलब ये बड़ा अजीब जैसा है। बेलफास्ट और डबलिन यहाँ पे 2 मुख्य बिंदु दिखा रहा है। फिर नीचे आप देख सकते हैं चित्र 5.4 में वायुमंडल की विभिन्न परतें मतलब हवा के बारे में बता रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने स्थल मंडल के बारे में जाना, जल मंडल के बारे में जाना, उसी तरह वायुमंडल के बारे में बता रहा है कि सबसे नीचे पृथ्वी है, इससे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल, यहाँ तक कह सकते हैं कि
हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। उसके बाद क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल है जिसमें बादल वगैरह होते हैं। उससे ऊपर मध्य मंडल है जहां रॉकेट वगैरह जाता है। उसके बाद आयान मंडल है जहां सैटेलाइट घूमता है यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और उससे ऊपर बहिर्मंडल है। मतलब इस तरह से वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में बताया है, इनके 5 प्रकारों को। अब जानते हैं हम लोग वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। मतलब पृथ्वी पर ऐसा हवा प्राप्त होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। मतलब सूर्य से जो किरणें आती है, जो प्रकाश आता है, वो काफी खतरनाक होता है, लेकिन इस वायुमंडल से वो खतरनाक गैसों को सोख लेते हैं ये वायु और हमें जीवनदायी गैस प्रदान करते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मतलब कह सकते हैं कि जमीनी स्तर से ये 1600 किलोमीटर ऊपर तक आप हवा का महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। अभी हमने जाना चित्र 5.4 में। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। मतलब बता रहा है कि जो वायुमंडल है वो 2 गैसों मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। इसमें 78% भाग नाइट्रोजन का होता है और 21% भाग ऑक्सीजन का होता है। आगे हम लोग जानेंगे। और बाकी जो 1% है उसमें अन्य सारे गैसें हैं। आयतन के अनुसार यानी वजन के अनुसार अगर देखें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्राणियों मतलब कह सकते हैं जो जीव होते हैं वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए यानी शारीरिक विकास और पेड़ पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन गैस की मात्रा की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। मतलब कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो हमारे लिए हानिकारक होता है, लेकिन एक फायदा भी है ये हमारे वातावरण के लिए, क्योंकि जो पृथ्वी सारी ऊष्मा को छोड़ती है, जो इसका गर्मी होता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर सोख लेता है। साथ ही पौधों के वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं, यानी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही प्रयोग करते हैं जीवित रहने के लिए। चित्र 5.5 में आप पर्वतारोही को देख सकते हैं। लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस नहीं प्राप्त होती है, इसलिए ये ऑक्सीजन मास्क अपने साथ लेकर जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिससे ये सांस ले पाएंगे। पहाड़ों पर चढ़ने के दरमियान इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। मतलब जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो उसके घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी आने के कारण सांस लेने में कठिनाइयां होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। अब नीचे देखिए चित्र 5.6 जय मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। जब ये तीनों एक जगह उपस्थित हो तो वैसे माहौल को हम लोग जय मंडल कहते हैं, जहां पे जीवन संभव होता है। पेड़ पौधे, इंसान, जानवर ये सारे रह सकते हैं, क्योंकि समुद्र में कह सकते हैं कि जल है, हवा है, लेकिन जमीन नहीं है। उसी प्रकार हवा में ना ही जल है ना ही स्थल है, लेकिन स्थल मंडल के कई भागों पे जैसे सहारा रेगिस्तान, जंगलों आदि को छोड़ दिया जाए तो अन्य जगहों पे जैसे मैदानी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र को भी कुछ क्षेत्रों में कह सकते हैं, इन सभी पे जल, स्थल और वायु तीनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसे जयमंडल भी कहा जाता है और इसी पे जीवन संभव है। आप चित्र 5.6 में जयमंडल का एक चित्र देख सकते हैं, बड़ा ही बढ़िया एक चित्र दिखा रहा है। आप जानते हैं इधर पर्वतारोही के बारे में कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे हम लोग वायुमंडल में सफर करते हैं तो उस कंडीशन में दबाव महसूस होता है, यानी सांस सही से नहीं मिल पाता है, और ये हमेशा जो दबाव है ये उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर बहता है।
और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है आदि। इस प्रकार कह सकते हैं कि वायु मंडल के बारे में और उनके अलग अलग क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारे चीजों के बारे में हमने जाना। अब हम लोग जानते हैं जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों चीजों से मिलकर जो जीव मंडल बनता है उसके बारे में। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। मतलब कह सकते हैं कि मनुष्य और पेड़ पौधे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ ही ये जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। यानी स्थल का प्रयोग करते हैं खाने पीने के लिए, फसल यहीं से उपजाते हैं, जल का उपयोग करते हैं पानी का, फिर वायु यानी सांस का इसी हवा से लेते हैं। इस प्रकार जीवमंडल से सभी प्राणी जीव जंतु जुड़े हुए हैं, अन्य चीजों से भी। एक बात और भी बता रहा है कि इसमें सूक्ष्म जीव मतलब जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और बड़े बड़े स्तनधारी जानवर इसी जीवमंडल में रहते हैं। अब जानते हैं जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। जंतु जगत मतलब जितने इंसान जानवर हैं, सारे छोटे से बड़े सबको जंतु कह सकते हैं। जितने पेड़ पौधे हैं इन्हें पादप जगत कहा जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्रकृति आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित करने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब कह सकते हैं कि जब हम लोग पर्यावरण के किसी भी क्षेत्र यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के साथ जीवमंडल के लोग कुछ भी परेशानी करते हैं तो उसमें हमेशा हम ही लोगों को नुकसान होता है। यहाँ उदाहरण के लिए वही बात बताया कि कैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह उड़ गया। जब लोग जंगलों वगैरह को काटते हैं तो मिट्टी वगैरह का कटाव तेजी से होता है जिससे प्राकृतिक आपदाएं आता है। मतलब हमारी गलतियों का सजा हमें मिल जाता है और इससे कह सकते हैं कि दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। अब आगे जानते हैं उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। उद्योग यानी फैक्ट्री जो कल कारखाने लगे होते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र मतलब जो बड़े बड़े कारखाना होते हैं, और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है ये वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। मतलब ये जितना बढ़ेगा तापमान उतना बढ़ जाएगा पृथ्वी का। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। मतलब पृथ्वी पर जो जो चीजें पाया जाता है उसको ऐसे मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जिससे भविष्य के पीढ़ी के लिए किसी तरह का खतरा ना हो, और हमें इन सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। ये हम लोग एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या जाना। सबसे पहले हम लोगों ने भूमंडल के बारे में जाना जिस पे लोग रहते हैं, फिर वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर हवा की चादर है, उसके बाद जल मंडल यानी पानी के बारे में जाना। पृथ्वी को दो भागों में बांटा जा सकता है, महाद्वीपों और महासागरीय बेसिन। फिर हम लोगों ने स्थल मंडल के महाद्वीप के बारे में जाना कि ये 7 होते हैं और 7 में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। उसके बाद भिन्न भिन्न महाद्वीपों की विशेषताएं और उनकी स्थिति यानी वे कहाँ स्थित है, इन सारे बातों को जाना। उसके बाद हम लोगों ने जल मंडल के बारे में जाना जिसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर ही स्थल है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पास पीने के लिए पानी की कमी आ जाती है क्योंकि 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है जो खारा होता है यानी नमकीन होता है, उसे पिया नहीं जा सकता है। और विशेष बाकी जो जल है वो हिम नदों यानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, इसलिए कुछ ही भाग पे पीने लायक पानी है जिससे पानी की कमी आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने महासागरों के बारे में जाना कि महासागर जलमंडल से बनता है और जलमंडल में महासागर
5 होते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इस प्रकार से हमने सभी महासागरों की स्थितियां जाना और सभी के बारे में विशेषताएं जाना। फिर हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में जाना कि वायुमंडल के भी 5 स्तर होते हैं। वायुमंडल के भी उनके घटकों, तापमान तथा अन्य आधारों पर हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं और अलग अलग क्षेत्र में 1600 किलोमीटर तक ये ऊंचाई में वायुमंडल जो फैला हुआ है। फिर हम लोगों ने पर्वतारोही के बारे में थोड़ा सा बातें जाना कि कैसे इन लोगों को ऊंचाई पर चढ़ने में परेशानियां आती है जब इन लोगों को सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती है। उसके बाद हम लोगों ने जयमंडल के बारे में जाना, जहां पे स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों के मिश्रण से जीवन संभव हो पाता है और पेड़ पौधे और जीव जंतु निवास करते हैं। साथ ही जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। एक जंतु जगत यानी इंसानों, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों और बड़े बड़े स्तनधारियों के बारे में जाने, और दूसरा पादप जगत जिसमें बड़े से छोटे पेड़ पौधों को बांटा जाता है। साथ ही हम लोगों ने आगे जाना कि बहुत सारे उद्योगों और कल कारखानों से प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों को भविष्य में बहुत परेशानियां आ सकती है। इसलिए हमें इसका बढ़िया से इस्तेमाल करना चाहिए और भविष्य के लिए संरक्षित करके रखना चाहिए ताकि किसी तरह का परेशानी ना आए। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 5 पृथ्वी के परिमंडल समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर ले, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें। साथ ही इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारियां लेने और अन्य अध्यायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।